नमस्कार दोस्तों, मैं मिठू आप सबों का स्वागत करता हूं टारगेट एकेडमी 98 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं को लेकर आपके बीच लाए हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया था दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1, पार्ट 2 का प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? ठीक है, सवाल को ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री का सचिव और चौथा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर आपसे अनुपस्थित रहे तो उसके जगह में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करेगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार को ग्रहण करेगा। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी एब्सेंट हो तो उनके जगह पर और वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी हो, जैसा संसद तय करे, वो राष्ट्रपति का कार्यभार को ग्रहण करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक, दूसरा है एंग्लो इंडियन और तीसरा है विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, चौथा है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो आप सबको याद होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और वो 2 सदस्य कौन होते हैं? वो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन मतलब उनके पिता जो, जैसे बहुत से अंग्रेज जब हमारे देश में थे तो यहीं पर रह गए, तो उन्हीं के जो वंशज होते हैं उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति और लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पुनः लौटा सकता है, दूसरा ऑप्शन है पुनः स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है, तीसरा ऑप्शन है अनुमति देगा और चौथा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर लोकसभा कोई भी विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति उसे एक बार लौटा सकता है लेकिन और पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर दोबारा लोकसभा वही विधेयक को पास करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति उसे दूसरी बार नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति दूसरी बार अनुमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? अनुच्छेद 123 को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करते हैं? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और इस अध्यादेश का वैलिड कितना दिन तक रहता है दोस्तों? सत्र चलने, जैसे ही सत्र स्टार्ट होगा उसके 6 सप्ताह के भीतर इसे लोकसभा तथा राज्यसभा में पास कराना होगा, नहीं तो यह अध्यादेश रद्द हो जाएगा। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आप सबको याद होगा,
पहला है ऑप्शन आयु 35 वर्ष हो, तो याद रखिएगा जो इसका भी आयु 35 वर्ष से कम हो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता है कि उसका आयु 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है पढ़ा लिखा हो। तीसरा ऑप्शन है सांसद चुने जाने की योग्यता हो। राष्ट्रपति जो बनेगा उसको सांसद चुने जाने की भी योग्यता होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है देश का नागरिक हो। राष्ट्रपति के लिए ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तीनों उसके लिए योग्यता है। अगर वह 35 वर्ष का आयु पूरा नहीं करता है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। सांसद चुने जाने की योग्य नहीं रखता हो तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। और अगर देश का नागरिक ना ही हो तो भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं हो कि वह पढ़ा लिखा हो, अगर पढ़ा लिखा नहीं भी हो तो भी वह राष्ट्रपति बन सकता है। तो 5 नंबर का सही आंसर क्या होगा? पढ़ा लिखा हो, यही राष्ट्रपति के लिए योग्यता नहीं है। पढ़ा लिखा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है उसमें भाग नहीं लगता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा और विधानसभा तीनों मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है तो विधानसभा उसमें कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, महाभियोग लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा लगाया जाता है और दोनों में सदनों में से 2/3 बहुमत से पास कराना होता, तभी महाभियोग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, भारत एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, सभी मामले में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऐसा बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। हाँ, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चौथा ऑप्शन है भारत राज्यों का संघ है। तो देखिए, भारत राज्यों का संघ है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, लेकिन भारत एक गणतंत्र है, इसका प्रमाण यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, भारत में भी लोकतंत्र है और ब्रिटेन भी लोकतंत्र, लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति यानी कि वहाँ सम्राट होते हैं राष्ट्रपति की जगह पर, उनका पद वंशानुगत होता है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है बल्कि निर्वाचित है। इसीलिए भारत एक लोकतंत्र होने के साथ साथ एक गणतांत्रिक देश है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही होगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पर। 8, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? पहला ऑप्शन है जनता द्वारा, दूसरा ऑप्शन है संसद द्वारा और तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा सदस्यों द्वारा, चौथा ऑप्शन निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो याद रखिएगा, जनता द्वारा राष्ट्रपति तो नहीं चुना जाता है, संसद सदस्यों द्वारा तो चुना जाता है, लेकिन उसमें बाकी सदस्यों के द्वारा भी चुना जाता है, राज्यसभा सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, निर्वाचित सांसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों से के निर्वाचित सांसद आ जाएंगे और विधानसभा सदस्यों द्वारा, जितने भी राज्य की विधानसभा सदस्य होते हैं और सांसद, राज्यसभा और लोकसभा तीनों राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, विधान परिषद, राज्यों में जो विधान परिषद होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? ठीक है, तो क्या है, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? पहला ऑप्शन है 2 लाख रुपया, तीसरा ऑप्शन है 3 लाख रुपया, चौथा ऑप्शन है 5 लाख रुपया और चौथा ऑप्शन है 4 लाख रुपया। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है? 5 लाख रुपया। ठीक है, इससे पहले 1.5 लाख रुपया मिलता था, लेकिन अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया मासिक वेतन मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से
भत्ते होते हैं राष्ट्रपति को जो कि उसे मिलते हैं। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न है? पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा और चौथा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। तो याद रखिएगा, संसद 3 अंगों से मिलकर बनता है। ठीक है, पहला है राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा लोकसभा और तीसरा क्या है? राज्यसभा। संसद क्या 3 अंग है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक अगर पहले लोकसभा या राज्यसभा में पास होता है तो दोनों सदनों से पास होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह विधेयक पास बनता, यानी कि कानून बनता। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर, दूसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, तीसरा ऑप्शन लोकसभा के अनुमोदन पर, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के अनुमोदन पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान से सुनिए, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग तभी कर सकते जब प्रधानमंत्री की सलाह पर हो, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह। मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो 11 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल और अंतिम सवाल, एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ठीक है, एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ठीक है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है और कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? पहला ऑप्शन है जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो, दूसरा ऑप्शन है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, तीसरा ऑप्शन है जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता है, चौथा ऑप्शन है जब सर्वोच्च न्यायालय से केंद्रीय संसद के अधीन के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो याद रखिएगा, एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो कौन सी क्रिया है? जब सबसे पहले संसद में पास होता है, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में पहले पास करा सकते हैं। दोनों से पास होने के बाद वह किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति उसमें अपनी सहमति दे देते हैं तो वह विधेयक कानून बन जाता है, यानी कि वह पास हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 12 का क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे और हम इस तरह की वीडियो को लेकर आपके बीच आते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।